नमस्कार। छत्तीस के टीवी के शो में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं हमर गोट लेके। हमर गोट में आज हैं युवा भाजयुमो नेता जो अपने नाम के अनुरूप है, मोनू बहादुर सिंह। आज उनसे जानते हैं उनके आज तक की सफर। मोनू बहादुर जी, आपका जो व्यक्तित्व है नाम के अनुरूप है। आप बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। पहले आपको प्रणाम कर रहा हूँ भैया, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को भी प्रणाम कर रहा हूँ और बधाई इस नए कार्यक्रम के लिए, इस शुरुआत के लिए कि जहाँ शहर के जनप्रतिनिधियों को, नए नए सभी हर क्षेत्र में काम करने वालों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को, हर क्षेत्र में काम करने वालों को आप एक मंच दे रहे हैं अपने विचार लोगों के सामने रखने के लिए। इस कार्यक्रम के आपको बधाई। और बचपन का क्या बताऊं भैया, मतलब बचपन से ही समझ लीजिए कि सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हो गई थी, या राजनीति कह लीजिए। 16 साल 15 साल की उम्र थी और उसी समय से हम लोग पढ़ाई करते करते 9th में ही युवा मोर्चा की, भाजपा की जो यूथ विंग है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसकी सदस्यता हम लोग ने ले ली। और उस समय से लगातार अभी तक, आज 17 साल होने जा रहा है, युवा मोर्चा में लगातार काम कर रहे हैं। और आज युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में भूमिका निभा रहा हूँ। यही अभी तक का बचपन का सफर है कि सार्वजनिक जीवन ही है, हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक आकर्षक युवा जी कैसे दिख सकता है, उसके आप साक्षात उदाहरण हैं। अपना व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनालिटी है, आकर्षक बनाए हुए हैं जी। ये कब से आपने ये सोचा कि इस तरीके से बनाया जा सकता है, और वो कंटिन्यू उसको कैसे रखे हुए? आकर्षक के लिए बहुत सारी आकर्षक, अब उसको कैसे कहा जाए भैया। मैं तो जैसे बचपन से ही, मतलब 16-17 साल का था तो जिम ज्वाइन कर लिया था कि काफी वीक थे, पतले दुबले थे, लगातार लोगों से सुनने को मिलता था, तो हम लोग जिम ज्वाइन कर लिए। स्पोर्ट्स भी काफी हम लोग एक्टिव थे, क्रिकेट में चाहे फुटबॉल में। इन सब से युवा वैसे भी जुड़ेंगे स्पोर्ट्स से। अगर मैं जिम की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में कहीं भी युवा जुड़ेंगे किसी भी स्पोर्ट्स से, तो वो आपको आकर्षित ही दिखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी एक डेवलप हो जाती है, एक अलग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिव वाइब उनकी रहती है। तो वो स्पोर्ट्स से जुड़ने का एक नतीजा होता है हर युवा के लिए। प्लस साथ में आप काम भी, आपके काम क्या है, आपका व्यवहार क्या है, ये भी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क डालती है भैया। तो स्पोर्ट्स से जुड़ गए थे, जिम से लगातार जुड़े भी हुए हैं। आज 12-13 साल भी हो गया। अभी जिम वर्तमान में कम है, चुनाव वगैरह की वजह से सबकी वहाँ पे व्यस्त हैं, लेकिन फिर जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो वापस हम लोग जिम में लग जाएंगे। तो वो एक शौक है, हॉबी है जिम। खेल में, जिम में इतने आगे तक हैं और अच्छी तरीके से उसमें आगे भी जा सकते थे, उसमें और भी सफलता भी मिल सकती थी जी। पर राजनीति में किस क्षण में सोचा आपने कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? असल में भी हम लोग राजनीति से पहले, मतलब युवा मोर्चा ज्वाइन करने से पहले, जो शुरू के 1-2 साल थे जिनके साथ हम लोग ज्वाइन किया, आलोक भैया थे, आलोक श्रुति उस समय युवा मोर्चा में थे, तो हम लोग सब यहाँ पे बैठते थे। हम लोग ब्लड डोनेशन वगैरह का काम पहले राजनीतिक दल से आने से पहले से कर रहे थे। कम उम्र के थे, 15-16 ही साल के थे, लेकिन हमारे साथ जो टीम थे बड़े भैया लोग की, वो हम लोग उस समय से हमारी सक्रियता शुरू हो गई थी सामाजिक क्षेत्र में। तो वहां से परिचय हुआ, चौक में बैठते थे, उन्होंने, सब लोगों ने देखा कि ये लड़के लोग सब एक्टिव हैं और यूथ हम लोग की टीम भी थी। तो वहां से हम लोग का शुरुआत हुआ और बस वो जुड़ते गया और काम करते गए और अभी भी काम कर ही रहे, वही काम कर रहे हैं। समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ के उस काम को कर रहे हैं। इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस जी, आपने भाजपा ही क्यों चुनी? वो एक आइडियोलॉजी भी है आजकल, वो पहले से ही रहती है आइडियोलॉजी। मतलब आप आजकल आप सोशल मीडिया में देखेंगे 12-12 साल, 13-13, 14 साल के लोग आजकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जुड़ के बात करते हैं। आज भारत में ना अवसर नहीं मिलता बोलने का, वरना आइडियोलॉजी पॉलिटिकल सबकी है, और वो शायद ना बचपन से थोड़ा सा होश संभल रहे ना आजकल, तो वो एक आइडियोलॉजी से आदमी जुड़ जाता है। और उस समय के तत्कालीन नेता, मैं आपको बता रहा हूँ, भले हम लोग 14-15 साल के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको हम लोग सेंट्रल में लीडरशिप देखते थे। रमन सिंह जी थे छत्तीसगढ़ में, तो इन लोग बहुत प्रभाव डाले इनकी पॉलिटिक्स और इनका व्यक्तित्व, उससे हम लोग का जुड़ा हुआ।
खासकर सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह को देख के हम लोग का एक जुड़ा हुआ था और वो जुड़ते और करते गए। आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, बोलने का अंदाज, जी आकर्षक चेहरा, जी। आपने कभी फिल्मी हीरो बनने की नहीं सोचा? ये सवाल तो बड़ा गजब है भैया, क्योंकि 2010 में ऐसे ही बात सुन सुन के सबसे नए नए जिम ज्वाइन किए थे, थोड़ी बॉडी वॉडी बनी तो लगने लग गया कि अब सब बोलते थे हीरो जैसे दिखता है, ये है यार, एक्टिंग ट्राई करना चाहिए। उसको सच भी मान लिए हम लोग चले गए मुंबई। अच्छा हुआ भी है कि एक मैं शादी में, निजी परिवार की एक शादी थी, उस शादी में काफी एक्टर लोग आए हुए थे, सीरियल के एक्टर लोग, परिवार में भी हमारे उस लाइन में हैं जो लोग काम करते हैं। वहाँ मुलाकात हो गई, कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह जो आए थे, तो जो परिचय थे परिवार वालों के, वो देख के बोल दिए इसको भी बड़ा इंटरेस्ट है, जबकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने यूं ही मेरे को 12 दिन बाद बोले आप एक बार मुंबई हमारी ऑडिशन में आइएगा, और एक चैनल, एक शो शुरू होने वाला है, ऑडिशन दे देना। बस मैं वहाँ गया हूँ मुंबई। 2011 की बात है, 20 साल के रहे होंगे भैया, उस समय कम उम्र ही था। और गए, फिर वहाँ 1.5 साल बीत गया, फिर लेकिन वहाँ पे रहने पे समझ में आया कि यहाँ बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। और अब उससे पहले ही हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ जुड़ चुके थे। मैं तो यही सोच के गया था कि अपनी प्रोफाइल को ऐड करूंगा। कम उम्र में लोकप्रियता का बड़ा वो रहता है, क्रेज रहता है कि हमको लोकप्रिय होना है, तो उस प्रोफाइल को ऐड करने के हिसाब से कि मैं एक्टिंग कर लूंगा साथ में, ऐसा विषय, लेकिन वो ठीक नहीं था। वहां मतलब बहुत समय देना पड़ता, वो इसलिए फिर वहां से वापस। इस दौरान कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ जिससे जो मनोरंजक भी हो और हमारे युवा उससे सीख ले? नहीं, वहां पे भैया संघर्ष बहुत है और बहुत हार्ड है। बहुत सारा वाक्य हुआ, मतलब ऐसा होता था कि ऑडिशन में हम लोग जाते थे, मैं वहां का अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ। लोखंड वाला में मैं रहता था और बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज में मैंने ऑडिशन भी दिया। ऐसा ही वाक्य ऐसा है कि वो हर किसी के लिए बर्दाश्त करना, मतलब वहाँ बहुत पेशेंस चाहिए उस फील्ड में। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक दिन मुझे बुलाया गया, सुबह से ऑडिशन है, हम लोग 7 बजे से पहुंचे, शाम का 5 बज गया। बोले कल आना। ठीक है, लेकिन कल शेव करा के आना, पूरा क्लीन शेव होना चाहिए, और लाइट टी शर्ट या जो भी आप कलर पहन के आएंगे वो आना, क्योंकि जो ऑडिशन है उस पर। अगले दिन गए, क्लीन शेव करा के गए, ब्लू टी शर्ट पहन के, शर्ट पहन के गए, फिर सुबह से शाम लिए, बोले अब आज ऑडिशन नहीं होगा। तो ऐसे ना पेशेंस, मतलब ना वहाँ बहुत पेशेंस चाहिए। ये ऐसे वाक्य वहाँ पे होते हैं जो यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो स्ट्रगल और बढ़ गया इस लाइन में, क्योंकि अब तो भीड़ भी बढ़ गई। तो एक बहुत करीब से तो अनुभव नहीं बोलूंगा 1.5 साल में, लेकिन जिन लोग के बीच मैं वहां पे था वो लोग बड़े अच्छे लोग थे, जो लोग पहले से बहुत काम कर चुके हैं। उनके बीच में तो अनुभव देख के समझ में आ गया कि यहाँ या तो पूरा इनको देना, यही समय देना पड़ेगा, आधा नहीं चलेगा कि अपने शहर में भी आप काम कर रहे हो और यहाँ भी काम कर रहे हो, वो नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन समय, वहाँ पे बहुत समय। आपकी व्यक्तित्व में जो आपका नाम है मोनू बहादुर सिंह जी, तो सॉफ्टनेस भी है और एग्रेसिवनेस। अब वो तो अभी आपने तालमेल बैठाना सीख लिया है, तालमेल हो गया है। कुछ वर्षों पहले आपका एग्रेसिवनेस बहुत टॉप में था। एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें आपका नाम भी जुड़ा था। ये इससे कैसे अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, कैसे किया? भैया एग्रेसिवनेस ऐसा नहीं कि मतलब अब उसको क्या कहें, वो काम करते करते प्रोफेशन ही ऐसा है, क्योंकि टीम बड़ी थी। अब जितनी बड़ी, आप भी जानते हैं, आप भी युवा रहे होंगे या जो भी युवा रहे होगा, टीम जब बड़ी हो तो कुछ ना कुछ किसी का छोटा मोटा विवाद, जब दोस्तों की ग्रुप बहुत बड़ी हो, तो हमारा कुछ ऐसा बात नहीं होता था, वो तो छोटा मोटा चलते रहता है। और वो जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, उस इंसिडेंट में ऐसा हुआ था कि असामाजिक तत्व दूसरे थे, हम लोग तो स्वागत के लिए खड़े थे, हमारा ही कार्यक्रम था, 6 बजे का स्वागत का मेरा कार्यक्रम था, तो वो 12 बज गया था। तो मैंने लोकेशन बदल दी, यहाँ से महामाया चौक, फुर्सत के पल चौक से कविता कॉम्प्लेक्स चौक से। तो वहाँ पे बहुत रात हो गई थी, और उस समय आपको ध्यान होगा बसंतपुर में बार वगैरह सब चालू हुआ करते थे। तो उस समय यहाँ का माहौल 8 बजे के बाद ही बहुत खराब होने लग जाता था, जिन क्षेत्रों में बार और भट्टी शहर में हुआ करती थी, दारू भट्टी। तो वहां से जो लोग ऑलरेडी पहले से नशे वगैरह में थे, वो हमारी रैली में जुड़ गए। और वो कार्यक्रम हुआ कि साहब आए, हम लोग तो स्वागत कर रहे थे, हल्ला गुल्ला इतना पीछे उन लोग करने लगे, लड़ाई झगड़ा वहां पे, मतलब आपस में। तो वो वहां पे ऐसा लगा कि कार्यक्रम जो हमारे साथ आए, जो मेरे साथ, क्योंकि लीड मैं ही कर रहा था सामने,
तो जो पीछे थे वो उनके वजह से वो माहौल खराब हो गया बाद में। हालांकि साहब का इतना बड़ा दिल है, मैं इस मामले में बोलूंगा डॉक्टर साहब का, उस समय ऐसा लगा कि इन्हीं के साथ है, लेकिन मैं तो भूल गया था कि हमारे जैसे छोटे और युवा कार्यकर्ताओं का भी इस विषय में कोई पूछेगा या साहब पूछेंगे कि किसकी गलती है। मतलब बड़े उस समय तो बहुत छोटे थे, 21 साल के थे, तो हमको लगता नहीं था बड़े नेता लोग इतना संज्ञान में लेंगे चीजों को और उसको जांच कराएंगे। तो मैं तो उस समय लगा भी नहीं कि कोई नेता संज्ञान में लेगा, लेकिन यहाँ के जितने वरिष्ठ नेता है उस चीजों को संज्ञान लिए, जांच कराया गया कि भाई वो लड़का तो खुद स्वागत और उसमें खड़ा था। और वो आज का दिन अभी वापसी हुई और उसके बाद आज विपक्ष में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व तो सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से। अभी आप विपक्ष में युवा मोर्चा का दायित्व संभाल रहे हैं जी, और नए नए तरीके से प्रदर्शन करने की, यानी जो असमानता है उठाने की, समस्या उठाने की, ये आप मशहूर हैं नए अंदाज में करने के लिए। जी, ये सब कहाँ से आता है? जो ट्रेडिशनल जो अंदाज है उससे हट के आप हाल ही में आपने पोस्ट ऑफिस से किसी को कच्चा बादाम भेजा था हम लोग ने ये सब मुख्यमंत्री कहाँ जी से को। आइडिया था? भैया ये अब ऐसा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पुराने अंदाज में आम जनता भी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, सब तो हिस्सा है, लेकिन अब पब्लिक भी इंतजार करती है। नई जनरेशन है, युवाओं का बहुत बहुत बड़ी संख्या में युवा है इस देश में, तो उन लोग को कुछ नया। और जैसे आप ये अभी लेटेस्ट जो हाल ही में जो हम लोग ने प्रदर्शन किया कच्चा बादाम, उदाहरण दे रहा हूँ, वो मैंने रील्स देख रहा था। सभी को रील्स देखने की आदत है भैया, रात को तो कच्चा बादाम वाला गाना चल रहा था, तो मैं अचानक बस ऐसी दिमाग है कि बादाम से मेमोरी का बड़ा कनेक्शन है कि याददाश्त बढ़ती है। ऐसा बोलते हैं भाई बादाम आप खाएंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, उसके लिए तो मैं उसको वहां से कनेक्ट कर लिया कि इससे कार्यक्रम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा, भेंट मुलाकात में घोषणा थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उस विषय को ऐड करके हम लोग उसमें कार्यक्रम कर लिया। और ऐसे ही सर्च करते रहते हैं या देखते रहते हैं कि क्या क्रिएटिव कर सकते हैं जो लोग जुड़े, आकर्षित रहे, जो और विषय भी गंभीर, मतलब लगे कि हाँ विषय भी सही है और प्रदर्शन का भी अनोखा तरीका ये युवा कर रहे हैं। आप लोगों की समस्याओं का उठाते हुए, प्रदर्शन करते हुए, कई बार ऐसे हालात भी हुए हैं कि आप जेल भी गए। जी, उस वाक्य को, उस अनुभव को बताएंगे। अब वो तो उसी समय की बात है भैया जिसमें जो इंसिडेंट हुआ था, और जेल भी जाना ऐसा हुआ था कि अगले दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, मोदी जी, और उसी दिन ये बहुत हंसी वाला मतलब हंसेंगे ही ये स्टोरी सुनेंगे तो, कि अगले दिन जब हम लोग का जेल जाना हो रहा था, वही मामले में हो गया था। तो हम लोग जिस दिन जेल पहुंचे, अब यूथ है, यूथ राजनीति में सब तो चलते रहता है भैया, तो हम लोग जेल पहुंचे तो मेरा बड़ा बड़ा पेपर मैट था अपने नेता के स्वागत में। तो जो जेलर साहब बैठे थे, तो हम लोग जब अंदर घुसे तो जेलर साहब ऐसा देखे, बोले तुम ही लोग हैं? मैं बोला जी सर हम ही लोग हैं। ये कैसा स्वागत में आए हो भाई, आज पूरा पेपर भर में ऐड है, तुम स्वागत में तुम्हारा आधा आधा पेज का ऐड है, तुम लोग आज इधर। मैं बोला बाप लोग बस स्वागत कर लो, मामला कुछ ऐसा है कि वो अभी उसकी सब पार्टी जांच करके हम लोग, अब वो ऐसा हो गया कि परिस्थिति वैसी बन गई, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा चीजें। तो ये भी बड़ा एक वो अनुभव था, और जेल में भी अलग ही अनुभव मिला। जितने दिन भी रहे हम लोग वहां पे, बहुत परेशान लोग भी मिले, जबरदस्ती झूठे मुकदमे भी लोग अंदर, मतलब एक अलग ही अनुभव था। वहां पर भी लोग बहुत परेशान है, तो उसको हम लोग हिस्सा ही मानते हैं युवा राजनीति का भैया, चलते रहता है। बड़ी टीम है तो किसी ना किसी का कुछ छोटा मोटा चीजें हो जाती है, और लीडर है आपको लीड करना है तो सबकी अपने सर पे रखना ही पड़ेगा, जो साथ वाले हैं उनके लिए लड़ना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा लीक से हट के प्रश्न कर रहा हूँ। आपके व्यक्तित्व को, आपके जो शरीर सौष्ठव है, जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी बनाए हैं जी, लोग आपसे इसका राज पूछते नहीं, फॉलो करने की कोशिश नहीं करते? भैया बहुत पूछते हैं। यूथ हम लोग ने तो लगातार इसमें प्रयास भी किया, और मैं आज भी प्रयासरत हूँ। मतलब ये लगता है कि कल को कभी कुछ अवसर, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़े रूप से मिले या जैसे भी मिले, इन क्षेत्रों पे मेरे को बहुत विशेष रूप से काम करने का मन है, चाहे जिम हो चाहे स्पोर्ट्स हो। क्योंकि हम लोग का व्यक्तिगत अनुभव है कि स्पोर्ट्स और इससे जो भी जिम वगैरह से जब आदमी अपने ऊपर काम करने लगता है, खेलने लगता है, तो नशे वगैरह से बहुत दूर हो जाता है। वो उसको पसंद ही नहीं आएगा कि मैं नशा करूं और मेरी कल को जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाए। ये हम लोग आसपास जितने भी जिम करने वाले, ये अनुभव है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, जो पूछते हैं उनको पूरा टाइम भी देते हैं
मेरे से जो पूछता है, मैं पूरा यूथ, अगर मेरे को 10 लोग भी मैसेज करेंगे किसी चीज के विषय में, तो उनको जिम को लेके विशेष रूप से उनको समय दे के मैं जो अपने तरफ से जैसा उनको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जरूर अपना वो शेयर करता हूँ भैया अनुभव। अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शासन युवाओं के प्रति ध्यान दे रही है, नहीं दे रही, ये आप बताएंगे। नशा, इसके खिलाफ भी आप लगातार मांग उठाते रहे हैं। शासन इस संबंध में युवाओं के लिए कुछ कर रही है आपके? नहीं भैया, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो वर्तमान हालत है नशे को लेकर, वो बहुत बुरी है। देखिए, एक टाइम में शराब तक की चीजें सीमित थी, लोग भी कहीं ना कहीं, ठीक है, शराब कुछ जगह पे बिक्री, लगातार शासन प्रशासन काम भी करती थी, उसको रोकने का प्रयास करती थी। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में सिर्फ शराब नहीं, हर तरीके का हाई लेवल का नशा आपको चौक चौराहों मिलने लग गया। अभी हाल ही में भिलाई में सिविक सेंटर में जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, कोकेन वगैरह जैसे बड़े बड़े नशे पान ठेले वाले लोग रखने लग गए। ये आखिर किसके संरक्षण में बिकने लग गया? ऐसे खुलेआम, अभी तक के शराब तक के सीमित है एक समय, इलीगल जो भी नशे की चीजों में कहा जाए तो शराब ही ऐसी चीज थी कि लेकिन अभी हर चौक चौराहे में शराब पे, कोई नशे की चीजों पे कोई लगाम नहीं लगा पाई सरकार, जिसका भुगतान इस प्रदेश के युवा जो कर रहे हैं, जो उनके परिवार वाले भुगत रहे हैं। गैंग वॉर लगातार छत्तीसगढ़ में नशे के व्यापार को लेकर इतनी एक दूसरे के ऊपर वार हुआ है और हत्या हुई है, गैंग वॉर हुआ है, जिसका आंकड़ा खुद प्रशासन रखे, लेकिन उसमें चिंता नहीं है उनको अभी तक के। हम लोग लगातार विपक्ष की जितनी भी दलें हैं सब प्रदर्शन करके ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं उसमें, पर सरकार, अब तो चुनाव आने को हो गए, पूरे 4 साल हत्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट थी कि छत्तीसगढ़ के अपराध का स्तर जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पूरे देश में चला गया। तो सरकार तो विफल रही, पर हम लोग लगातार प्रयास करते ही रहे कि जितना उसको बंद कराया जा सके, जितना दबाव बनाया जा सके, उसको दबाव हम लोग बनाने का प्रयास किए। रोजगार तो भैया स्थिति क्या है, वो जो आंकड़ा उनको देना है वो तो एडवर्टाइज आंकड़ा है, जितने आंकड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का हालत ये है कि हालांकि ऐसे प्रदर्शनों को स्वीकारता मैं नहीं कहूंगा, जिसका मैं उदाहरण देने वाला हूं, जो अभी रायपुर में निर्वस्त्र होके युवाओं ने प्रदर्शन किया है, और दलित और आदिवासी युवा थे वो जो प्रदर्शन किए हैं फर्जी प्रमाण पत्र इन सब विषय पे, और जो युवाओं ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया था उसमें उनको निर्वस्त्र करके थाने में बैठा दिया गया था परीक्षा भर्ती की मांग को लेकर। तो ये तो अपने आप में स्थिति छत्तीसगढ़ की बता रही है युवाओं को लेकर। बेरोजगारी भत्ता का एक विषय था जिसमें लगातार हमारी संगठन, युवा मोर्चा की संगठन प्रदर्शन की थी, उसको भी लागू इन्होंने कब किया? 4.5 साल बाद। वादा किए थे सरकार आने के बाद, 4.5 साल बाद उसको लागू किए। उसमें भी इतने नियम कि 10 लाख अगर बेरोजगार होंगे तो कट पीट के 2 लाख बच गए। तो इससे अच्छा तो शायद नहीं करते, तो युवा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन करने के बाद उनको ज्यादा नुकसान इस योजना को लागू करने पे हुआ है। तो इसमें तो फेल है छत्तीसगढ़ सरकार। सोशल मीडिया में आप काफी छाए रहते हैं जी। सोशल मीडिया कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है? भैया, सोशल मीडिया हर क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए तो सही है। अब उपयोग कैसे कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हाल ही में देखेंगे, बीच में सोशल मीडिया का एक क्रेज अलग था, चाहे फेसबुक ले लीजिए, चाहे वो, शुरू में उसका उपयोग अच्छा हुआ, फिर वर्तमान में अभी सिर्फ पॉलिटिकल हो गया। बीच में वो पॉलिटिकल नहीं था, अब फेसबुक प्लेटफॉर्म एक ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल हो चुका है। बहुत से नेता अभी भारत में अलग अलग दल के सिर्फ फेसबुक के माध्यम से उन्होंने अपने अच्छे विचार या अच्छे कंटेंट या अपने जो भी एक्टिविटी है उसको पोस्ट करके कई लोगों के संगठन बड़े बन गए, कई लोग बड़े लीडर्स बन गए। और कई ऐसे भी लोग होंगे, शायद मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ हर क्षेत्र में, कि वो अपने विचार अब मर्यादित तरीके से रख के लिखने के वजह से उनको वहाँ एक पर्सनैलिटी दिखती है। फेसबुक की प्रोफाइल या सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आपसे कोई मिला नहीं है तो आज के डेट में आपको उसी में सर्च करके आपके व्यक्तित्व को देखने का प्रयास करता है कि सोशल मीडिया में कैसा लिखता है या क्या पोस्ट करता है। तो उसको उपयोग के ऊपर है कि आप उपयोग कैसा कर रहे हैं, चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से बोले, चाहे सामाजिक, चाहे पत्रकारिता, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति, उपयोगिता के ऊपर है कि आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे पॉजिटिव वे में उसको ले रहे हैं, तो जरूर आपको उसमें प्लस होगा।
अभी भाजपा जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चौंका रही है, पहला जो अंदाज है 21 सीट जो की, जी, बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से लोगों जी, को चुनी है। जी, भविष्य में जो और भी जो सीटें हैं उसके लिए भी आश्चर्यचकित कर सकती है। जी। और अगर राजनांदगांव में उसने आश्चर्यचकित करने की सोची और युवा मोनू बहादुर सिंह को टिकट दी तो आप क्या अरे नहीं कहेंगे? भैया, भैया अब देखिए, जो पार्टी का ये निर्णय था 21 सीट का, वो तो बहुत शानदार निर्णय था, क्योंकि वो ऐसी सीटों को ढूंढे जहां लगातार पिछले 2 बार से हम लोग हार रहे थे। तो इसके जो रिव्यू भी आ रहे हैं 21 सीट के, बहुत शानदार आ रहे हैं। पहले ही सीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को केंद्र ने उलझा दिया है विजय बघेल जी को टिकट देके, और काफी उलझे भी हुए हैं। और दूसरा, जो आप यहाँ की बात करें, तो हम लोग तो अभी ये सब उस पे लाइन में नहीं है भैया, अभी बहुत सीखने का समय है। पहली बार विपक्ष के भूमिका में 17 साल की युवा राजनीति में विपक्ष में हम लोग को सीखने को मिल रहा है। उसमें भी अगर मैं कहूँ तो कोविड काल में आप शुरू का 2 साल हटा दीजिए, उस समय तो कोई ऐसे प्रदर्शन हुए नहीं कि विपक्ष में यूथ लोग को बहुत सीखने का मौका मिलता है जो युवा राजनीतिज्ञ हैं। तो अभी मुश्किल से 2 साल हम लोग को सीखने का अवसर मिल रहा है, और अभी सीखते जाना है भैया। बाकी हमारे अभी तो जो लोग हैं वही चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से भारी वोटों से जीतेंगे भी। राजनांदगांव 15 साल बीजेपी का शासन, यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री भी रहे, जी, तब और अब क्या पाते हैं? क्या फर्क है? क्या पाते हैं तब और अब में? नहीं साहब, वो वैसे ही हैं, वो आज भी मुख्यमंत्री ही हैं हम लोग के लिए। शुरुआत में तो साहब के लिए हम लोग मुख्यमंत्री ही, बहुत दिन तो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे से निकलती है, हम साहब को मुख्यमंत्री और आम जनता भी मुख्यमंत्री साहब आ रहे। साहब का व्यवहार, साहब का लोगों के लिए प्रेम और क्षेत्र के लोगों के लिए आज भी जैसी उस समय सक्रियता थी, वो आज भी वैसी है। आज भी हम लोग अगर कोई विषय लेकर जाते हैं तो उतने ही तुरंत उसका निराकरण के लिए वहां से प्रयास होता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अब जरूर अब एक सरकार होने का और नहीं होने का अपना एक लोगों के काम कराने में जरूर समस्या आती है, विषय आते हैं, उसमें थोड़ा मेहनत और प्रदर्शन की जरूरत पड़ जाती है, बस इतना ही फर्क है, और कोई ऐसा। तब का राजनांदगांव, अब का राजनांदगांव? तब का राजनांदगांव भी सुंदर था भैया, और अभी वर्तमान में जो उस समय की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, राजनांदगांव में जो डेवलपमेंट साहब ने किया अपने कार्यकाल में, डॉक्टर साहब ने, चाहे आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बोल लीजिए, स्टेडियम ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम ले लीजिए, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, साहब ने डेवलपमेंट करके गया। 5 साल में इसी शहर में सरकार रही, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री के करीबी रहे। मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। मान लीजिए सरकार ने डॉक्टर साहब ने मेडिकल कॉलेज बनवा के अपने कार्यकाल में गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम इनको राजनीति नहीं करनी थी। साहब ने अगर बनाया, कुछ कमी अगर वहां पे वैसे तो व्यवस्था की जा रही थी, साहब का आखिरी कार्यकाल था, और अगर सरकार कंटिन्यू होती तो आज जो परिस्थिति वहां पे है ये नहीं होती मेडिकल कॉलेज की। ये लोग एक डॉक्टर तक की नियुक्ति नहीं कर पाए। एक सीटी स्कैन मशीन की हम लोग लगातार प्रदर्शन में, लगातार इस विषय पे हम लोग हर बीच में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्रदर्शन के माध्यम से। एक सीटी स्कैन की मशीन तक वहां इन लोग, साहब जबकि मुख्यमंत्री साहब घोषणा भी की 8 महीने पहले कि सीटी स्कैन मशीन देंगे, उस क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल में मतलब काम कर लिए होते, मतलब उसमें भी राजनीति की बात की, डॉक्टर साहब ने बनाया था ये, तो डॉक्टर साहब ने बनाया था तो उसमें जो व्यवस्थाएं आपको करनी थी आप आगे बढ़ा देते तो क्या हो जाता। स्वास्थ्य का विषय वहां पे ज्यादा इनका उनका नहीं करना चाहिए, आपको अवसर मिला है तो और क्या वहां पे व्यवस्था को बढ़ाई जा सकती है। जीने मरने का वहां सवाल होता है। अस्पताल, वो एक अस्पताल का विषय है जो लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। स्टेडियम की बात करूं, एक फ्यूज लाइट का बल्ब तक के वहां पे इन लोग ने उस लाइट को, बल्ब को नहीं लगवा पाए। इतना बड़ा सुंदर स्टेडियम बना, इतनी अच्छी व्यवस्था है स्पोर्ट्स पर्सन लोग के लिए, युवाओं के लिए। जितनी अच्छी व्यवस्था होती है उतनी अच्छी उनको ट्रेनिंग मिलती है, और उतना अच्छा भैया उनको बड़ा मंच या बड़ा अवसर मिलता है खेलने का या लीड करने का अपने जिले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। वहां एक फ्यूज बल्ब को तक के इन लोग की सरकार इस स्टेडियम का नहीं लगवा पाई। यही हाल हर जगह का है। हॉकी स्टेडियम, हॉकी प्लेयर्स लोग से कभी आप ऐसे तो उन लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन उनसे बिना कैमरे, ऑफ कैमरा अगर पूछेंगे, इतनी बुरी स्थिति थी। वो तो अभी लगातार प्रदर्शन कर करके 4 साल भुगते, उसके बाद अभी थोड़ी व्यवस्था सुधरी है। मतलब खिलाड़ियों को जब तक आवेदन और ज्ञापन लेके ना जाना पड़े,
उसके बिना कोई मतलब प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। मतलब स्थिति बहुत यहाँ पे खराब है। तब का जो डेवलपमेंट है उसी का आज लोगों को सुविधा भी मिल रही है, पर इनके तरफ से कोई भी ऐसा प्रयास राजनांदगांव शहर में विधानसभा में कहीं नहीं, चाहे यहाँ पे हो चाहे ग्रामीण पे हो। ग्रामीणों की सड़कें 4 साल पहले थोड़ी खराब होना शुरू हुई, उसको चलने लायक स्थिति में तक के नहीं छोड़े, ना मरम्मत करा पाए। तो उस समय की बात जो बन गया था उसी पे, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होता कोविड काल में, ये तो मतलब इस सभी शहर के लोग जानते हैं, अगर वो नहीं होता तो शायद ऐसा भयावह हम लोग दृश्य देखे होते भैया, ऐसी चीज की लाशें शायद रोडों में पड़ी होती अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होता। तो वो जो बना था उसी का आज लोग लाभ उठा रहे हैं। बाकी उसमें कोई प्रयासरत यहाँ की सरकार और स्थानीय कांग्रेस के लीडर्स नहीं। आपसे बातचीत के बाद ऐसा महसूस हुआ कि आप में अथाह संभावनाएं हैं। आगे भविष्य में हम किस ढंग के या कैसे मोनू बहादुर सिंह को देखेंगे, क्या सोचे आगे? भैया ऐसे ही देखेंगे जैसा मैं काम कर रहा हूँ, और ऐसे ही मेरे को दौड़ते भागते हुए देखेंगे, क्योंकि मेरा बड़ी इच्छा रहती है लोगों के बीच रहूं और उनका क्या मैं उनके बीच काम करके क्या सीख सकूं। और एक एम भी है कि मतलब आज के यूथ जैसे है जो जिस समय राजनीति ज्वाइन करता है, अगर मैंने उस समय ज्वाइन की तो उस समय तत्काल में क्या क्या कमियां थी, जहां जहां जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वो मेरे को अनुभव हुआ। आज के क्षेत्र में जो युवा राजनीति में आएंगे, आज की परिस्थिति में किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या कमी है, तो उन चीज़ों पे मेरा काम करने का बड़ा मन है। चाहे मैं राजनीतिक उससे पार्टिस करूँ या सामाजिक कार्यकर्ता रह के करूँ, चाहे अस्पताल का क्षेत्र में, विशेष रूप से अस्पताल के क्षेत्र में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहता है काम करने। वहाँ बहुत परेशान लोग और लगातार लोग परेशान होते हैं, और वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ मतलब जाने तक चले जाती है, तो वहाँ मेरा ऐसा प्रयासरत रहता हूँ कि जितना मदद कर सकूँ, जो कर सकूँ। मेरा विशेष इंटरेस्ट है। दूसरा स्पोर्ट्स है। तो इन सब चीज़ों पे एक अभी से सब जगह क्या कमी है, कहाँ पे क्या, तो प्रयासरत हैं, चाहे जैसे हम लोग कर सके। तो जैसा भी मैं आपको काम करते दिख रहा हूँ, दौड़ते भागते एक टीम को लेके प्रयास करके चलने का, वैसे ही आपको काम करते हुए दिखूंगा। आप यूथ आइकॉन हैं, चाहे व्यक्तित्व के मामले में हो, चाहे राजनीतिक मामले में हो, चाहे सामाजिक मामले में हो। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी जो ताकत है उसको कंसंट्रेट करके, एकत्रित करके एक सही दिशा दे सके? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यूथ से तो यही कहना चाहूँगा भैया, यूथ मतलब क्रांति लाने वाली चीज़ होती है। पहले भी जब देश की आज़ादी की भी लड़ाई थी तब भी युवाओं ने ही उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजों से लड़ते हुए, और वो आज तक चलते आ रहे हैं कि यूथ जहाँ पे इकट्ठा है कुछ नया लाएगी, कुछ नया सोचेगी। आज का यूथ हमेशा 10 साल आगे का सोचता है। तो जो मैं यूथ से यही कहूँगा कि अपनी जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड पे काम करे, जहाँ जिस क्षेत्र में भी वो काम कर रहे हो, चाहे राजनीतिक दल में है, चाहे डॉक्टर है, चाहे पुलिस में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, वो एक पॉजिटिव होके काम करे, इकट्ठा होके काम करे, मददगार जरूर, मतलब जितना प्रयास कर सके लोगों का आसपास मदद कर सके वो मदद कर लेंगे लोगों की, वो एक पॉजिटिव काम कर लेंगे, उतने में देश बहुत और प्रदेश अपना आगे बढ़ जाएगा। यही एक मैसेज है। 36 के टीवी एंटरटेनमेंट, ये आगंतुक आप जैसे व्यक्तित्व जो आते हैं, उनके जो पहलू है, उनकी जो सोच है, वो जो क्या सोचते हैं, क्या इसमें लाभ हो सकती, क्या हानि हो सकती, इसको दर्शकों के सामने पेश करते हैं। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही सब अपने सबसे पहले तो अपने परिचित के लोगों से, क्योंकि मेरे परिचित में ही बहुत सारे युवा साथी हैं और जो भी है जितने लोग हैं, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी आईडी के माध्यम से जो लोग भी इस एपिसोड को देख रहे हो, 36 के एंटरटेनमेंट, आप सभी इसको फॉलो करें। वो इसलिए भी करें क्योंकि इस क्षेत्र में आप रह रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार आप लोग सामाजिक क्षेत्र में जिनको काम करते देखते हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए, चाहे युवा नेता हो, चाहे जिस भी क्षेत्र से, जिनको आप रोज देखते रहते हो, उनको आपको समझने का मौका मिलेगा और क्या वो विचार रखते हैं इस क्षेत्र के लिए, शहर के लिए, पूरे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो ये आपको भी जानने का अवसर मिलेगा और बहुत सारे ऐसे विषय भी आपको सुझाव देते भी बनेगा शहर के लिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जो आगे उस पे शहर के लिए वो फायदेमंद होगा। तो आप लोग से यही मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर फॉलो करें, यही आग्रह है। यूथ आइकॉन, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी मोनू बहादुर सिंह, आपने देखा कि एक युवक अगर सकारात्मक सोच रखे
तो किस तरीके से व्यक्तित्व पाता है और कैसे आगे बढ़ता है। अब एक बार फिर से अगले इसमें देखेंगे नए व्यक्तित्व को। नमस्कार।